आज की ये कहानी बनारस में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की कहानी। इस कहानी में कत्ल किस कारण से होता है और कत्ल के पीछे का जो तरीका है उसमें खास क्या है। तीसरी ये चीज कि आखिर इस घटना से एक कहानी को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और वो 28 साल पुरानी आखिर है क्या। ये सारी चीजें मौजूद है। कहानी बनारस के एक परिवार की है। बनारस में एक परिवार रहता है जिस परिवार के मुखिया का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है। राजेंद्र गुप्ता की परिवार में राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, जिसकी उम्र 42 साल होती है, उसके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 25 साल होती है, इसका नाम नौनेंद्र गुप्ता होता है, और उसका एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 15 साल होती है, इसका नाम सुवेंद्र गुप्ता होता है, और एक बेटी होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है। बनारस में पिछले मंगलवार यानी इसी हफ्ते मंगलवार को अचानक एक शोर मचता है दोपहर के वक्त कि इस परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। बनारस पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है और क्राइम सीन का जायजा लेती है। मुआयना करती है तो पता चलता है कि इन चारों लोगों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है, और पुलिस इसके आगे की तफ्तीश करती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पता यह चलता है कि इस घर का जो मुखिया है राजेंद्र गुप्ता, वो लापता है। पुलिस का शक फौरन राजेंद्र गुप्ता के ऊपर जाता है, क्योंकि एक परिवार में 4 कत्ल होता है और उसका जो मुखिया है वो लापता होता है। तो फौरन पुलिस का दिमाग राजेंद्र गुप्ता की तरफ जाता है कि इसी ने अपने परिवार के लोगों का कत्ल किया है, और कत्ल करके वो फरार हो चुका है। उसके पीछे की एक और वजह थी। वो वजह यह थी कि असल में राजेंद्र गुप्ता के ऊपर शक इसलिए और भी जा रहा था क्योंकि राजेंद्र गुप्ता की पुरानी एक हिस्ट्री थी। वो हिस्ट्री ये कि राजेंद्र गुप्ता के ऊपर 4 कत्ल के इल्ज़ाम थे जो कि 1997 में उसके ऊपर लगाए गए थे, और ये इस कत्ल का मुजरिम भी पाया गया था, जिसकी वजह से इसे सज़ा भी हुई थी। लेकिन ये पैरोल पर बाहर था, और कत्ल भी किसी और व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने ही पिता और पिता के एक गार्ड का, और साथ ही अपने छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी की हत्या का मामला इसके ऊपर था। और ये दोनों कत्ल अलग अलग समय पर हुआ था, यानी बाप और बाप के गार्ड का कत्ल अलग हुआ और छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी की हत्या अलग हुई। ये मामला इसके ऊपर चल रहा था, इसको सज़ा भी मिली थी, लेकिन पैरोल पर ये जेल से बाहर था और बाहर अपने कारोबार को भी चला रहा था, अपने परिवार को भी देख रहा था। पुलिस अब ये फैसला करती है कि राजेंद्र गुप्ता की तलाश करेगी और खोजबीन में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल का लोकेशन खंगालती है। शाम तक ये वक्त गुजर जाता है, शाम हो जाती है। राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल का लोकेशन भी मिल जाता है। लगभग उस जगह से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह थी जहां पर राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल का लोकेशन मिल रहा था। पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है, देखती है कि एक अधबना घर वहां पर मौजूद है, यानी अभी इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यह घर पूरी तरह से बना नहीं था, इस घर में कोई रहता नहीं था। जब पुलिस इस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि इस घर में एक पलंग पड़ी हुई, और इसी पलंग पर एक व्यक्ति की लाश है, और ये लाश भी जिसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं। पुलिस करीब जाती है, करीब जाकर देखती है तो देखती है कि इस व्यक्ति को ठीक उसी तरीके से कत्ल किया गया है जिस तरीके से एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई थी। पुलिस जब उसकी शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यही राजेंद्र गुप्ता ही है, यानी परिवार के 4 लोगों का कत्ल घर में होता है, और इधर परिवार का एक मुखिया राजेंद्र गुप्ता, जो कि 10-12 किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर जिसकी लाश मिली, और लाश पे कोई कपड़ा भी नहीं। पुलिस काफ़ी हैरान होती है। दूसरी ये चीज़ कि पुलिस अभी तक कातिल, 4 लोगों का कातिल उसी के बाप यानी मुखिया को समझ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देख रही है कि उसी का कत्ल हो चुका है। पुलिस अब इस थ्योरी को बदलती है, और थ्योरी कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करती है कि कत्ल तो इसी ने किया, लेकिन कत्ल करने के बाद ये खुद को गोली मारकर अपने सुसाइड कर लेता है। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी काफ़ी देर तक टिक नहीं पाती। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो कत्ल हुआ 4 लोगों का, उन सारे लोगों को 2-2 गोलियां मारी गई थी, और जो इधर मुखिया राजेंद्र गुप्ता का कत्ल हुआ उसे भी 2 गोलियां मारी गई थी। और जब भी कोई शख्स सुसाइड करने जाता है वो कभी भी अपने आप को 2 गोलियां नहीं मार सकता। वो जब भी अपने आप को गोली मारेगा तो एक ही गोली मार पाएगा, तब तक वो मर जाएगा। इसी वजह से पुलिस की ये थ्योरी भी नहीं टिक पाती। अब पुलिस परिवार के लोगों से, जो आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग थे, उनसे पूछताछ दोबारा से करती है।
इसी बीच राजेंद्र गुप्ता की मां एक खुलासा करती है। पुलिस को बताती है कि असल में मेरे 2 पोते हैं। उन पोतों में से एक पोता जिसका नाम विक्की, उसने ही शायद यह कत्ल किया है। पुलिस से पूछती है कि वो पोता कौन है, तो पता यह चलता है कि जो राजेंद्र गुप्ता ने अपने छोटे भाई का कत्ल किया था, उसी छोटे भाई यानी कृष्णा गुप्ता, उसी छोटे भाई का जो बेटा है उसी ने कत्ल किया है। अब पुलिस उस विक्की की तलाश में जुट जाती है और इसके पीछे की वजह पूछती है। तो वजह जो दादी ने बताई थी यानी राजेंद्र गुप्ता की मां, वो वजह ये थी कि असल में राजेंद्र गुप्ता के छोटे भाई कृष्णा गुप्ता के जो 2 बेटे थे, विक्की गुप्ता और जुगनू गुप्ता, जो दिल्ली में किसी ऑफिस में काम किया करते थे, वो अक्सर दिवाली में छुट्टियों में दिवाली बिताने के लिए अपनी दादी के घर आया करते थे और इस बार भी वो अपने घर आए थे। इस बार जब दादी से उसकी बातचीत हो रही थी तो विक्की गुप्ता ने कहा था कि इस बार मैं सिर्फ दिवाली ही नहीं मनाने आया हूँ, बल्कि एक ख़ास मकसद के लिए आया हूँ। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, पुराने वाक़ये को भूल जाओ, पुराने मामले को भूल जाओ, नई ज़िंदगी शुरू करो। तो इस बात को लेकर विक्की गुप्ता अड़ जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो अपने मकसद में अड़ा रहेगा और इस मकसद को अंजाम देगा। जिसके बाद दादी ये कहती है कि मुझे शक है कि उसी ने ये कत्ल किया है। पुलिस अब फ़ौरन इन दोनों भाइयों की तलाश में जुट जाती है। पुलिस कांटेक्ट करती है कृष्णा गुप्ता के जो छोटा बेटा था जुगनू गुप्ता, उससे उसका फ़ोन लग जाता है। वो फ़ौरन बनारस पहुंचता है, हाज़िरी लगाता है और ये सारी बातें बताता है और ये बताता है कि उसका बड़ा भाई जो विक्की गुप्ता है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। और इधर विक्की गुप्ता का जो मोबाइल फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। अब पुलिस की सारी थ्योरी यहाँ पर आकर रुक जाती है कि कातिल जो है वो कोई और नहीं बल्कि विक्की गुप्ता है। और विक्की गुप्ता को अब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही और शायद ही कुछ दिन में विक्की गुप्ता गिरफ्तार हो जाए और गिरफ्तार होने के बाद वो सारा सच सामने आ सकता है कि आखिर राजेंद्र गुप्ता का कत्ल जब हुआ तो उसके ऊपर कपड़ा क्यों नहीं था और उसका कत्ल उतनी दूर क्यों हुआ, बाकी लोगों का 4 लोगों का घर में हुआ। ये सारी जो थ्योरीज थी वो सामने आ जाएंगी और इस वक्त पुलिस की सुई विक्की नारायण के ऊपर टिकी हुई है कि यही कातिल हो सकता है। और इसके पीछे की वजह यह है कि इस घटना के साथ एक कहानी को जोड़कर देखा जा रहा है और वो कहानी आज से 28 साल पुरानी कहानी। असल में वो कहानी थी क्या? कहानी ये थी कि एक व्यापारी जो कि बनारस में रहते थे और इनका नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता था। लक्ष्मी नारायण गुप्ता का जो कारोबार था वो शराब और प्रॉपर्टी का कारोबार था। ठीक ठाक पैसा था। इनके 2 बेटे थे, एक राजेंद्र गुप्ता और एक कृष्ण गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता बड़ा बेटा था और जो कृष्ण गुप्ता था वो छोटा बेटा था। लक्ष्मी नारायण गुप्ता अपने दोनों बेटों की शादी कर दिए थे और शादी के बाद जो छोटा बेटा था कृष्ण नारायण, उसे अपने कारोबार में साथ लेकर चलते थे, जबकि जो बड़ा बेटा राजेंद्र गुप्ता था वो कारोबार पे ध्यान नहीं देता था। उसका मामला दूसरा था, वो एक लुखे की तरह से ज़िंदगी गुजारता था, जिस वजह से मतलब ये कह लीजिए कि एक सही बेटा नहीं था, जिस वजह से एक बाप हमेशा यही चाहता है कि उसके कारोबार, उसकी वसीयत का जो मेन वो सही लड़का हो। और कृष्ण नारायण ठीक ठाक लड़का था, वो अपनी बाप की बातों को मानता था और साथ ही अपने बाप के कारोबार में हाथ बटाता था। कुछ वक्त बीतता है, साल 1997 में लक्ष्मी नारायण गुप्ता अपने जो प्रॉपर्टी होती, जो कारोबार होता, उस कारोबार को कृष्ण नारायण के जिम्मे कर देते हैं। जिसके बाद राजेंद्र गुप्ता काफ़ी नाराज़ होता है और वो अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से को मांगने के लिए लड़ाइयाँ करता है, लेकिन क्योंकि उसका व्यवहार उसके परिवार के साथ अच्छा नहीं था, इस वजह से लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने अपने एक ही बेटे को ये सारे कारोबार को सौंप दिया था। अब लक्ष्मी नारायण अपने छोटे भाई से दुश्मनी मोल लिया, अक्सर इस बात को लेकर उससे झगड़ा करता है और इसी के चलते 1997 में एक रात जब लक्ष्मी नारायण का जो छोटा बेटा है कृष्ण नारायण, वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तो रात ही में राजेंद्र गुप्ता उसके घर में आता है और कृष्ण गुप्ता और उसकी पत्नी को 2-2 गोलियां मार देता है और गोली मारने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है। जब इसकी खबर इलाके में फैलती है तो कुछ लोग सामने आते कि उन्होंने राजेंद्र गुप्ता को इस घर में दे जाते हुए देखा था, जिसकी वजह से क्योंकि बाप भी ये जानता था कि उसका बेटा नालायक है और इसके साथ कोई प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा है, तो ये सारी बातों को देखते हुए लक्ष्मी नारायण को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब इसके ऊपर केस चलता है। इधर जो कृष्ण नारायण के जो 2 बेटे थे, जुगनू गुप्ता और विक्की गुप्ता,
ये छोटे थे तो इन्हें दादा अपने साथ ले लेते हैं और इन्हें भी अपने साथ रखकर कारोबार के जो हुनर होते हैं वो सिखाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इधर राजेंद्र गुप्ता जेल में होता है। 6 साल तक वो जेल में रहता है। 6 साल गुजरने के बाद 2003 में लक्ष्मी नारायण का जो बड़ा बेटा राजेंद्र गुप्ता होता है वो जेल से पैरोल पर बाहर आता है। और बाहर आने के बाद जब वो ये देखता है कि उसके बाप ने अपने छोटे बेटे के लड़कों को कारोबार का जिम्मा दे रहा है और उन्हें हुनर सिखा रहा है, तो ये देखकर ये वापस अपने बाप के पास आता है और बाप से लड़ता है और ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है वो मुझे दे दो, वरना सही नहीं होगा। तो बाप ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की हत्या की और साथ ही इन बच्चों को तुमने अनाथ कर दिया है, इस वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। जिसके बाद लक्ष्मी नारायण का बेटा राजेंद्र गुप्ता अपने बाप को धमकी देता है और ये कहता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा। अब क्योंकि लक्ष्मी नारायण ये जानते थे कि उनका बेटा राजेंद्र गुप्ता कुछ भी कर सकता है, इस वजह से लक्ष्मी नारायण ने अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, जो गार्ड उनके साथ हमेशा घूमता था। वो जहाँ जाते वो गार्ड उनके साथ जाया करता था। 2003 ही की एक दिन जब लक्ष्मी नारायण अपने गार्ड के साथ रोड पर टहल रहे थे, वो किसी जगह जा रहे थे, तो अचानक एक शूटर सामने आता है और वो अंधाधुंध इनकी तरफ गोलियां फायर करने लगता है, जिसके कारण लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके साथ जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उन दोनों को गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर यह मामला सामने आता है कि यह कत्ल भी राजेंद्र गुप्ता ही ने करवाया है, लेकिन यह कत्ल शूटर के जरिए करवाया गया है। और इसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि लक्ष्मी नारायण गुप्ता की हत्या से किसी और तीसरे या दूसरे व्यक्ति का कोई फायदा नहीं होना था। जो भी फायदा होगा वो इसी राजेंद्र गुप्ता का होगा। इसी वजह से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन पुलिस भी अपनी टोल मटोल करती है और इस केस को जैसे का तैसा छोड़ देती और राजेंद्र गुप्ता को इस मामले में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब जो लक्ष्मी नारायण की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी राजेंद्र गुप्ता के नाम हो जाती है। और उसके बाद अब ये एक शादी जो पहले इसने किया था पत्नी के साथ नहीं बनी, तो उसने तलाक दिया और उसके बाद दूसरी शादी करता है और इस दूसरी शादी से उसके 3 बच्चे होते हैं, वही नवनेंद्र गुप्ता और सुवेंद्र गुप्ता और एक बेटी। ये 3 बच्चे होते हैं। इन 3 बच्चों की परवरिश वो अपने उस घर में करता है। अब उसके पास पैसा है, कारोबार है, सब कुछ। लेकिन इधर अब जो कृष्ण गुप्ता का जो बेटा था यानी विक्की गुप्ता और जुगनू गुप्ता, इनकी परवरिश का मामला जो था वो अटक रहा था, क्योंकि अभी इस परिवार में दादी जिंदा थी। तो दानी ने अपने बेटे राजेंद्र गुप्ता से कहा कि तुमने तो ये सब कर दिया, अब इन बच्चों को कौन देखेगा, कम से कम इन बच्चों की परवरिश तुम आगे कर दो। वो इस बात पे राज़ी हो जाता है और वो अपने घर में इन दोनों को यानी विक्की गुप्ता और जुगनू गुप्ता को अपने साथ रख लेता है और साथ ही में इनको खाना पानी देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर परवरिश में फ़र्क था और वो फ़र्क ये था कि ये अपने बेटे को, अपने बच्चों को जो भी चीज़ उनकी ख्वाहिश होती वो सारी चीज़ देता था, लेकिन अपने भतीजों को ये एक गुलाम की तरह से रखता था। इन्हें मारता था, पीटता था, नौकरों के जैसा व्यवहार करता था और इन्हें कोई भी पैसा या ऐसी चीज़ें नहीं देता था। इधर जो जुगनू और विक्की थे ये दोनों इस बात को बर्दाश्त करते हैं और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। वो अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं और साथ ही इनकी एक बहन भी थी, यानी विक्की गुप्ता और जुगनू गुप्ता की एक बहन भी थी और उस बहन की भी परवरिश करते हैं ये दोनों। और उसकी शादी करने का भी वक्त आ जाता है और शादी के लिए यही दोनों भाई खुद पैसा इकट्ठा करते हैं और राजेंद्र गुप्ता इनकी शादी में कोई भी हेल्प नहीं करता। ये दोनों पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करने के बाद अपनी बहन की शादी करती हैं। और राजेंद्र गुप्ता शादी में सिर्फ इसलिए शामिल होता है कि बिरादरी के लोग क्या कहेंगे कि छोटे भाई की बेटी की शादी थी और वो शामिल नहीं हुआ, अनाथ बच्चे हैं और वो शामिल नहीं हुआ, इस वजह से वो उनकी शादी में शामिल होता है, लेकिन कोई भी हेल्प वो उन लोगों की नहीं करता। इधर ये दोनों पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद फिर ये दोनों दिल्ली में एक नौकरी पा जाते हैं और उस नौकरी पर वो जाकर लग जाते हैं। इधर दिवाली के लिए जब वो अपनी दादी के घर आते हैं तो घर आने के बाद वो अपनी दादी से, जो विक्की गुप्ता था, वो ये कहता है कि इस बार वो सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया बल्कि वो एक ख़ास मकसद के लिए आया और वो अपने मकसद को पूरा करेगा। दादी इस बात को समझ जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। दादी समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो पूरा ठान के आ चुका था। उसको अब अपने इरादे को बदलना ज़रूरी नहीं समझता था।
वो अपने इरादों को नहीं बदलता है और फिर वो घर जाता है और इस तरीके से एक एक कर 5 लोगों की हत्या करता है। लेकिन ये भी अभी एक कहानी है। जब वो गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार होने के बाद फिर जो विक्की गुप्ता की सफाई या फिर कबूलनामा सामने आएगा, तो जाकर इस कहानी पर और इस घटना पर मोहर लग सकती है। और दूसरी चीज़ कि इस मामले में कुछ चीज़ें जो कॉमन थी, जिसकी वजह से पुलिस ये समझ रही थी और ये समझ रही है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्की गुप्ता ही। उसमें एक चीज़ ये कि जब इसके पिता 1997 इसके पिता की हत्या की गई थी, वो दिन भी मंगलवार का था और साथ ही इसने जिस तरीके से कत्ल किया, वो कत्ल का तरीका भी सेम वही तरीका था जिस तरीके से राजेंद्र गुप्ता ने अपने छोटे भाई कृष्ण गुप्ता और उसकी पत्नी की हत्या की थी। तरीका ये था कि 2 गोलियां मारी गई दोनों लोगों को, और गोलियां भी एक सर में और एक सीने पे मारी गई, यानी कृष्ण गुप्ता के सर में और सीने पे, और कृष्ण गुप्ता की पत्नी के सर में और सीने पर। उसी तरह से विक्की गुप्ता ने भी जो ये हत्या की, वो हत्या का जो तरीका था, वो तरीका भी इससे सेम टू सेम मैच करता है। यानी इन चारों लोगों को जो परिवार घर के अंदर हत्या की गई, उनको भी एक सर में गोली मारी गई और एक सीने पर। और जो राजेंद्र गुप्ता की हत्या हुई उस अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में, वहाँ पर भी उसे जो गोली मारी गई वो एक सर में मारी गई, एक सीने पर मारी गई। लेकिन इसमें यह फ़र्क था कि राजेंद्र गुप्ता की बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। अब जब कातिल पकड़ाएगा तो ये बात सामने आएगी कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।